हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जिनमी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर के बारे में। यहाँ पे हम उन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपका फायदा क्या हो, आप टॉपिक को समझ पाएंगे, उसके ऑप्शंस को समझ पाएंगे, ताकि उससे जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से इसको कर पाए। अभी इस में सर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि एग्जाम का लेवल टफ होता जा रहा है। रीजन क्या है? तो पेपर तो एक ही है सीपीसीटी। अब उसमें क्या होता है, पहले उन्होंने पूछा एमएस वर्ड से क्वेश्चन 2017 में, फिर 2017 में इतने सारे पेपर हुए, सब में एमएस वर्ड के क्वेश्चन था। फिर 18 में, फिर 19 में, फिर 20 में, तो यार 26 चल रहा है। अब एमएस वर्ड से वो इतने क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि अब एमएस वर्ड से कौन से क्वेश्चन पूछे, और जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो रिपीट होने लगेगा। तो इसलिए सिलेबस के अंतर्गत अब चीजें डेप्थ में जा रही, यानी वो डिटेल में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और इस कारण से स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो एक्सेल की बात हो, चाहे वर्ड की बात हो, चाहे पावर पॉइंट, चाहे इंटरनेट। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते यार। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी टॉपिक को और डेप्थ में पढ़ें, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करो। तो इसी सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं। ये 2026 की न्यू सीरीज है जहाँ पे हम और डेप्थ में और अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अभी हम शुरू करते हैं सीपीसीटी के मैथ में प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम टूल इन विंडो, यानी कि इसमें से सिस्टम टूल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है एमएस वर्ड, डिस्क डिफरमेंटर, विनजीप और ओरेकल। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आंसर तो आपको दिख ही रहा है, डिस्क डिफरमेंटर। बट ये कैसे और सिस्टम टूल क्या होते हैं ये हमें पता आना चाहिए। तो देखिए सिस्टम टूल क्या होते हैं। सिस्टम टूल वे टूल होते हैं जो कंप्यूटर के प्रदर्शन को बनाए रखने, सुधारने या विश्लेषण करने में मदद करते हैं। ये कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, थोड़ा सा इंग्लिश में अगर समझे तो सिस्टम टूल क्या है। सिस्टम टूल सिस्टम को अच्छा करने में मदद करते हैं। सिस्टम मतलब हमारा कंप्यूटर। जैसे आपका मोबाइल होता है, आपके मोबाइल को अगर आप फास्ट रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कुछ चीज़ें करते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, कुछ कैश क्लियर करते हैं, कुछ अननेसरी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, तो इससे आपके मोबाइल की स्पीड से बूस्ट होती है। ऐसे कंप्यूटर के अंदर कुछ सिस्टम टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। कैसे करते? तो सिस्टम टूल के अंतर्गत जैसे कि एग्जांपल में बात करें, डिस्क डिफॉर्मेटर ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर रखी फाइलों को इस तरह से रीअरेंज करता है ताकि वो सही व्यवस्थित हो जाए और बाद में जब फाइलों को एक्सेस करे तो इसी तरीके से मिल जाए। तो ये क्या करता है, डेटा को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि कंप्यूटर तेजी से कार्य कर सके। और एमएस वर्ड जिसके ऑप्शंस में दिया गया उसका काम क्या है, वो तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब जिसमें हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोई लेटर टाइप करते हैं, इस तरह के काम जिसमें हम करते हैं उसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आगे चल के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए एमएस वर्ड, वर्ड पैड, ओपन ऑफिस में वर्ड। तो ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। डिस्क डिफरमेंटर क्या है, सिस्टम टूल। तो क्या करता है, हार्ड डिस्क में डेटा को पुनः व्यवस्थित करता है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाए कि डिस्क डिफरमेंटर का काम क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपकी सी ड्राइव है और आपकी डी ड्राइव है, आपको मान लो डिस्क डिफरमेंटर अप्लाई करना है सी ड्राइव पे। अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको सर्च करना है विंडोज पे, डिस्क डिफरमेंटर ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव। जैसे इसे रन एज मिश्रा करते हैं उसके बाद क्या होगा, आपके सामने विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको स्टार्ट क्लिक कर देना। ये कुछ नहीं करेगा, उन फाइलों को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देगा। फायदा क्या होगा, इसी तरीके से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे कंप्यूटर, ताकि फास्ट चल सके। अगला है विनजिप। विनजिप क्या है, ये सिस्टम टूल नहीं है, ये क्या है, फाइल कंप्रेशन टूल है। फाइल कंप्रेशन टूल क्या होता है, ये फाइलों के साइज को कम कर देता है। साइज को कम कर देता है किस प्रकार, ये बिल्कुल उसी प्रकार काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि एक बैग लेंगे और उस बैग में अपने जितने भी कपड़े हैं वो सब उसमें रख देंगे। अब आपके जो कपड़े हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा जगह ले रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बैग के अंदर गए तो उनका साइज छोटा हो गया। तो यही तो काम है, हमने इसको क्या कर दिया, जिप कर दिया। मतलब बैग में डाल के जिप लगा दी, तो जो आपका इतना बड़ा साइज था वो कम हो गया और कम जगह में आपकी ज़्यादा चीज़ें आ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ करना भी नहीं है, क्योंकि हमने घर से उसे बैग में डाला है यूज़ करने के लिए। लेकिन कब यूज़ करेंगे, जब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो आपने भी रूम बुक किया, वहाँ पे आप उसे अनजिप करेंगे तब वो वापस उसका साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो मिला के अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो ये आपका घर है, यहाँ ये आपके कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे, आपने इसको उठा के एक छोटे से बैग में डाल दी। अब आप जा रहे हैं तब ये छोटा सा बैग ही है, और जब आप किसी होटल में पहुंचे तो आपने वापस से उसको
बड़ा कर दिया, कैसे उसको खोल कर। लेकिन अगर ये बैग हम यूज़ नहीं करते तो आपको ये सब एक साथ उठा के लेके जाने में बहुत दिक्कत आती है, जिसमें खराब भी होते हैं और मेहनत भी बहुत लगती है। बैग ने वो सुविधा दी हमें दी। ऐसे जब फाइलें होती हैं हमारी, जैसे मान लो आपके पास 1000 GB की या सॉरी 1000 MB की या 100 GB की या 10 GB की फाइल है। अब वो 10 GB की फाइल यदि आप किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो क्या लेगा, आपका टाइम लेगा अपलोड होने में, डाउनलोड होने में। तो इसको 10 GB पर हम कंप्रेस करेंगे जिप, विनजिप करके एक सॉफ्टवेयर आता है, इसकी मदद से। ये क्या करेगा, 10 GB को 7 GB कर देगा, 6 GB कर देगा या फिर 4 GB कर देगा। ये डिपेंड करेगा उसके अंदर डेटा किस तरह का है, और फिर हम उसे कंप्रेस करके भेजिए सामने वाले को। जब वो मिलेगा तो इसे वापस से वो अनजिप कर लेगा, और अनजिप करने से क्या होगा, वो फाइल जो है वापस से ओरिजिनल साइड में आ जाए। तो ये आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। इसको हम विनरार की मदद से करते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है विनरार। तो विनरार क्या है, फाइलों को जिप और अनजिप करने वाले प्रोग्राम है। तो ये विनजिप क्लियर हो गया। अगला है ओरेकल। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये भी कोई विंडो सिस्टम टूल नहीं है, ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको चारों भी तो समझ में आ रहा है। आगे चल के इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम यूटिलिटी नेम में ऑल सॉफ्टवेयर आते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया डिस्क डिफरमेंटर, जो क्या करता है, रीअरेंज करता है फ्रेगमेंटेड डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। एक होता है टास्क मैनेजर, इसका काम क्या होता है, ये करता है मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रनिंग एप्स को। आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप टास्क मैनेजर को कंट्रोल अल्ट और प्लस डिलीट, ये 3 बटन अगर आप दबाते तो आपका टास्क मैनेजर ओपन होगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपकी जितनी भी रनिंग एप्स हैं ना उनको आप देख सकते हैं। और कोई ऐप अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको फोर्स क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी रैम कितनी यूज हो रही है वो आप चेक कर सकते हैं, आपका प्रोसेसर सीपीयू कितना यूज हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। यानी टास्क को मैनेज करने का काम कहाँ करता है, टास्क मैनेजर, और जो कि सिस्टम से रिलेटेड ही है, इसलिए इसे सिस्टम टूल बोला जा रहा है। एक होता है सिस्टम रीस्टोर। सिस्टम रीस्टोर क्या होता है, आपका कंप्यूटर बढ़िया काम कर रहा है आज की डेट में, तो आपने क्या किया, आज एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया आज की डेट में। मान लो आज डेट थी 21 मार्च, तो आपने 21 मार्च को एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया R1। अब क्या हुआ, आगे चल के आपके कंप्यूटर कब पहुंच गए, मार्च के बाद आपके आ गया मान लो जून, और जून में आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम दिखने लगी आप, तो आप क्या कर सकते हैं, इस जून पे रीस्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को 21 मार्च को R1 वाले रीस्टोर पॉइंट्स। फायदा क्या हुआ, आपको R1 पे कंप्यूटर सही चल रहा था ना, 21 तारीख को जैसा कंप्यूटर था वैसे ही जून में हो जाएगा, बीच का डेटा आपका चला जाएगा, लेकिन कंप्यूटर रीस्टोर होने से आपका डेटा वो वाला नहीं जाएगा जो इससे पहले का सेव था। तो रीस्टोर पॉइंट बहुत जरूरी होता है, आप बीच बीच में रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करें। एग्जाम्पल है, मैंने रीस्टोर पॉइंट किया जनवरी में R1, एक मैंने रिस्टोर पॉइंट किया मार्च में R2, एक मैंने किया अगस्त में R3, और एक किया हमने अक्टूबर में R4। अक्टूबर बाद आए दिसंबर, और दिसंबर में मेरे कंप्यूटर प्रॉब्लम करने लगा, तो मैं इस सबसे नियरेस्ट वाले रिस्टोर पॉइंट को रिस्टोर कर दूंगा फिर से। इससे क्या फायदा होगा, मेरे कंप्यूटर जैसा अक्टूबर में था वैसे ही वापस हो जाए। ठीक है, और हमें लग रहा है ये प्रॉब्लम शुरू से ही हुई है, तो हम मार्च वाले R2 से भी कर सकते थे, इधर का डेटा चला जाएगा, इधर का डेटा बच जाए। तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते, एक तरह का बैकअप है ही, सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है। रोल बैक सिस्टम टू ए प्रीवियस स्टेबल स्टेट। एंटीवायरस ये भी क्या सिस्टम टूल है, मान लो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए तो उन वायरस को हटाएगा कौन, एंटीवायरस उन वायरस को हटाता है। ठीक है, और फाइल एक्सप्लोरर ये फाइलों को मैनेज करता है। आपके कंप्यूटर में डाउनलोड्स पे क्या है, डेस्कटॉप पे आपको जाना है तो विंडो की के साथ ई से ये ऑप्शन ओपन, फाइल एक्सप्लोरर से बोलते हैं, यहाँ पे अपने फाइलों को मैनेज कर। तो ये हमने सीख लिए अदर कॉमन यूटिलिटी एग्जांपल्स में, यूटिलिटी नेम हमने सीखे। और ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक कवर किए, और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द ऑड ऑप्शन, यानी कि इसमें से ऑड कौन सा है, रैप, रोप, कैश या साटा। तो टिक तो आंसर तो आपको दिख रहा है साटा है, बट ये कैसे है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं हम चारों विकल्प को। एक है हमारे पास रो, रैप, यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती। तो रैम क्या है, एक मेमोरी तो है, आपने बहुत पढ़ा हुआ रैम के बारे में, पहले भी हमने कई बार वीडियो में कवर किया। तो रैम क्या करता है, वर्तमान में जो भी कंप्यूटर पे देख रहा होता है वो सब कहाँ सेव होता है, रैम। एग्जाम्पल अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे मोबाइल पे देख रहे हो चाहे आप कंप्यूटर में देख रहे हो,
लेकिन अभी अभी वीडियो देख रहे हो, ये सेव कहाँ पे है? क्योंकि ये चल तो यूट्यूब से रहा है ना, तो ये वीडियो आपके मोबाइल में नहीं है, लेकिन मोबाइल में दिख तो रहा है ना। तो अभी जो दिख रहा हो किस में सेव है? रैम पर। तो वर्तमान में जो भी हम करते हैं सब रैम पर सेव होता है। अगर आप एक साथ ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो मोबाइल हैंग होने लगेगा, क्योंकि आपको मान लो 2 GB रैम है और आपने कुछ चीज़ें खोल दी जो 2 GB को फुल कर दे, तो एक साथ आप इतनी सारी चीज़ें नहीं चला पाई। तो रैम का काम क्या है? वर्तमान में जो भी चल रहा है वो सब किसने से होगा? रैम पे। क्लियर। दूसरा हमारे पास क्या है? रोम। रोम का काम क्या है? कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, मोबाइल जब स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के समय जो स्क्रीन आती है, वो डेटा जो आता है वो कहाँ से आता है? रोम से। रीड ऑनली मेमोरी से बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझते हैं। कंप्यूटर जब बूट होता है, बूट मतलब स्टार्ट होता है, एकदम से बटन दबाने से स्टार्ट नहीं होता। चाहे लैपटॉप, पहले क्या लिखा आएगा? डेल लिखा आएगा, फिर उसके बाद कोई ब्लैक स्क्रीन आएगी, फिर उसके बाद आपका विंडो का आइकन आएगा। तो विंडो का आइकन आने से पहले जो कुछ भी हुआ, ये क्या थी? बूटिंग। और ये बूटिंग के लिए प्रोग्राम किसने सेव था? रोम पे। तो रोम क्या है? एक मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोग्राम भी होता है, वो स्टोर किया जाता है। ये क्या करता है? ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पावर ऑन होती है, सेल्फ स्टार्ट करता है। जो क्या करता है? वायरस को चेक करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है। अगर बेसिक इनपुट सिस्टम सी से कनेक्ट है तो कंप्यूटर ऑन हो जाए, अदरवाइज एरर आ जाएगी। तो रोम के अंदर, सरल शब्दों पे, रोम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करता है। अगर वो प्रोग्राम ना हो तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा। और कैसे ऑन करता है? वो पहले चेक करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और बायोस को चेक करता है, बेसिक इंपॉर्टेंट सिस्टम को, कि सही से कनेक्टेड है। अगर होंगे तो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका कंप्यूटर स्टार्टिंग में ही रुक जाएगा और एरर शो करेगा, जैसे कि हार्ड इज नॉट कनेक्टेड, कीबोर्ड नॉट प्रेजेंट, CMS बैटरी चेंज, इस तरह के एरर्स आपको देखने को मिले। अगला है कैश मेमोरी। आपका जो CPU होता है वो डेटा किससे लेता है? हार्ड डिस्क से नहीं लेता। हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ आता है? रैम पर। आपका डेटा कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क पे। अब चूंकि हार्ड डिस्क स्लो होती है, अगर CPU हार्ड डिस्क से डेटा लेगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो डेटा आप कहाँ रख देते हैं? रैम पर। लेकिन रैम भी डेटा देने में थोड़ी स्लो हो जाती है, तो हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी का, और फिर यूज़ होता है CPU। तो CPU और रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी। CPU को जो रिक्वेस्ट चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो इमीडिएटली कैश अपने पास रखता है, और कैश जल्दी से डिलीवर करता है CPU। और कैश को डेटा चाहिए वो कहाँ से देता है? रैम से। और रैम के पास डेटा कहाँ आता है? हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, या फिर इंटरनेट से। कहीं से भी डेटा आएगा और रैम पे आएगा। रैम से कैश में, और कैश से CPU को कहाँ मिलेगा? तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती? कैश मेमोरी होती, फिर जल्दी डेटा एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ और आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आए। जैसे मान लो एक गन्ने की मशीन है जो जूस निकालती है, ठीक। अब गन्ने का होते हैं, गन्ने खेत में होते हैं। तो खेत क्या हो गई? आपके हार्ड डिस्क हो। अब किसी ने रिक्वेस्ट की मुझे जूस पिलाए गिलास, तो अब गन्ना का खेत में, तो पर्सन जाएगा खेत से, एक गन्ना तोड़ेगा, फिर लेके आएगा, फिर मशीन में डालेगा, फिर जूस निकालेगा। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वो भी करेगा। खेत में तो गन्ने होते हैं, लेकिन कुछ गन्ने वो अपनी शॉप पे रख लेगा। कितने 100 गन्ने रख लिए, तो ये क्या हो गए? रैम। खेत के हार्ड डिस्क डेटा कहाँ आ गया? रैम पर 100। अब 100 गन्ने भी दुकान के अंदर गोदाम पे रखे, अब वो एक गन्ना लेने जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें से 10 गन्ने वो अपने गन्ने की मशीन के पास ही रख लेगा। वो हुई कैश। तो कैश में इमीडिएटली वो डेटा वहीं लगेगा। अब जैसे कोई आया तुरंत वो मशीन से उठाएगा, यूज दे दे। तो ये खेत हार्ड डिस्क है, ये 100 गन्ने क्या रखे वो रैम है, और जो गन्ने की मशीन के पास में बिल्कुल रखे वो क्या हुई? कैश में। ऐसे CPU भी अब डेटा प्रोसेस करना होता है, तो डेटा हार्ड डिस्क में होता है, पहले रैम पे आता, और रैम से कैश में, फिर कैश से प्रोसेस होगा। लास्ट हमारे पास साटा। तो साटा तो साफ साफ ही दिखा है, ये तीनों ही मेमोरी है। लेकिन साटा कोई मेमोरी नहीं है, ये एक डेटा इंटरफेस है जिसको अपने हार्ड डिस्क SSD की मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। भाषा थोड़ी कठिन है, सरल शब्दों में बोले तो बस एक केबल होती है, एक तार होता है बस ये, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने। कैसा दिखता? देखिए, ये साटा केबल इस तरह दिखाई दे, ये आपकी हार्ड डिस्क है, और ये केबल इस तरह से कनेक्टेड, इसे बोलते हैं साटा केबल। इससे पहले एक आटा केबल आते थे जिसके अंदर बहुत सारे छेद होते, लगभग कुछ 32 के आसपास, तो इससे कनेक्ट करते थे। ये बहुत ज़्यादा, ये आपको दिख रहा है, ये वाला इसमें लगती थी। तो यहाँ पिन है और उसमें छेद होते, इसमें लगती थी और वो हार्ड डिस्क में लगती। और आजकल हार्ड डिस्क जो है ना वो साटा वाली आने लगी, तो इसलिए इसका
काम खत्म हुआ, अब ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। उस रैट के का काम क्या है, डेटा ट्रांसफर करने का। हार्ड डिस्क से डेटा मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड से डेटा हार्ड डिस्क में, मतलब ये इंटरफेस इंटरफेस है, एक तरह का कनेक्शन बना, हम बोलते हैं साका है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे छोटी इकाई? तो बिट, बाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? तो आंसर तो बिट दिख ही रहा। ये कैसे है? तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसमें सबसे छोटा होता है बिट। कितने अंक होते हैं इसमें? 2, 0 और 1। इसके अलावा दूसरा जो होता है उसे आप बोलते हैं बाइट। इसमें कितने होते हैं? 8 बिट, यानी 8 बिट का एक बाइट होता है। यानी अगर आप 8 बिट मिलाओ यानी कि लगभग 16 अंक, 0 और 1 अगर देखें एक, तो 8 बिट पर के बनेगा एक बाइट। और जब हम एक किलोबाइट बनाते हैं तो इससे बनते हैं 1024 बाइट। यानी कि अगर आप 1024 बाइट मिलाओगे तो क्या मिलेगा? एक केबी। और 8 बिट मिलाओगे तो एक बाइट बनेगा, और 2 अंक मिलाओगे तो एक बिट बने। सबसे छोटी मेमोरी डिफरेंस हो गई बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट। इसके बाद होती है मेगाबाइट, 1 MB। और इसमें कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट। ये कुछ ऐसे ही जैसे कि 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, फिर 1000 किलोग्राम से 1 कुंटल बनता है, 1 टन बनता है। तो टन, किलोग्राम, मिलीग्राम, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 1024 से चलता है। MB के बाद क्या आता है? GB। तो 1024 MB से 1 GB बनता है। फिर एक TB आता है, टेराबाइट। 1024 GB से 1 TB बनता है, टेरा। तो सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी हुई? TB। इसके बाद ही बहुत आती है बाइटी, जेटी, एक गीगाबाइट सबसे बड़ी मेमोरी है कि गीगाबाइट। यहाँ पे सही आंसर तो बेटी है, बिट। और एक बार आती है नेबल। ये किसकी डिश में होती है? ये बिट और बाइट की डिश में होती है। इसका एग्जाम दे पूछा गया था अगर क्वेश्चन। तो 4 बिट से एक नेबल बनता है, 4 बिट से एक नेबल बनता है, 8 बिट से एक बाइट बनता है। बस शुरू के थोड़े कन्फ्यूजिंग है, बाकी सब तो सिंपल है। 1 KB 1024 बाइट, 1 MB 1024 KB। बस आपको ये याद रखना, KB, MP, GB, T ये सब मिलते 1024 से। लेकिन बिट बाइट में क्या याद रख हुई? तो बिट में होते हैं 2 अंक, 0 और 1। और अगर हम बोल देंगे 4 बिट तो क्या बन जाएगा? एक नेबर। और अगर हम बोल देंगे 8 बिट तो क्या बन जाएंगे? 2 नेबल या 1 बाइट। और फिर तो 1024 बाइट से 1 KB, फिर 1024 KB से 1 MB, 1024 MP से 1 GB। सब तो उम्मीद है आपके क्वेश्चंस की पॉटर की सुविधा है पूरे थोड़ा बड़ा हो जाए। आने वाली भी और भी टॉपिक कवर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।